फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रमाण क्रमांक 100 के आगे वाले तत्वों का आईपीसी नामकरण देखते हैं। क्योंकि उनका अभी नाम नहीं दिया गया तो उनका नाम जो है हम लोग आईपीसी के आधार पे रखे हैं। तो देखिए, प्रमाण क्रमांक 100 से आगे वाले तत्वों का आईपीसी नामकरण प्रमाण क्रमांक की संख्या के आधार पर किया जाता है। प्रमाण क्रमांक के आधार पर नाम और संकेत निम्न सारणी में दिए गए हैं। यहाँ देखिए, जब संख्या 0 होगी तो उसका नाम नील लिखेंगे और संकेत उसको यहाँ एन से देंगे, और जब 0 होगी तो जब 1 होगी तो अन और यू से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब पहला अक्षर। और 2 होगा तो बाई, 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा तो क्विट, 5 होगा तो पेन, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो सेप्ट, 8 होगा तो आक्ट, 9 होगा तो इन। तो इस प्रकार से देखिए, सभी का पहला अक्षर हमने संकेत में लिया है। जिस तरह से आप आईपीसी इनमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हो उसी प्रकार से इसका है। यहाँ पे कुछ शब्द मेल खा रहे हैं, जैसे 4 का क्विट, 3 का ट्राई, बी, 2 का बाई, 5 का पेंट, हेक्स, यहाँ तक मिल रहा है, उसके आगे नहीं मिल रहा, उसका अलग है। तो यहाँ देखते हैं, प्रमाण क्रमांक की संख्या के आधार पर नाम लिख कर, मतलब जितनी संख्या है उसके आधार पर नाम लिख कर उसके अंत में क्या जोड़ेंगे, IUM जोड़ देंगे। और ENN के आगे नील जोड़ने के लिए इनके आगे से यन हटा लेंगे। मतलब जब ये शब्द आएगा कि आगे नील जोड़ने के लिए इसमें से यन हटा देंगे। बाई और ट्राई के आगे यन जोड़ने के लिए आई हटा देंगे। मतलब इसमें से जब यहाँ इसमें IUN जोड़ेंगे तो इसमें से आई हट जाएगा। फिर इस प्रकार से यहाँ नीचे देखते हैं, प्रमाण क्रमांक 100 से आगे वाले तत्वों का आईपीसी नाम और संकेत निम्न सारणी में दिए गए हैं। तो यहाँ देखिए, प्रमाण क्रमांक, आईपीसी नाम और संकेत। यहाँ देखिए, प्रमाण क्रमांक 101 है तो इसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। 100 के आगे 1 जुड़ा है तो अन का प्रयोग करेंगे। तो अन यहाँ देखिए लगा है, और फिर नील यहाँ 0 के लिए लगा है, फिर अन लगा है किसके लिए, 1 के लिए। तो इस प्रकार से अन, नील, अन, फिर IUM यहाँ जोड़ा गया है। देखिए, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे इसका संकेत क्या हो गया है, पहला अक्षर U, दूसरा अक्षर एन, तीसरा अक्षर यू, इस प्रकार से लिया गया है। तो इसी प्रकार से 102 का भी आप देख लीजिए, अन है, फिर नील है, फिर बाई, फिर EM। तो यहाँ बाई EM में जब देखिए जुड़ा गया तो यहाँ से आई हटा लिया गया। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हमने आपको बताया था कि बाई में भी आई है और इसमें भी, तो एक आगे जोड़ने के लिए आई क्या करेंगे, हटा देंगे। तो इसलिए यहाँ पे आई हटा दी गई है और इसका संकेत हो गया UNB। यू मतलब 100 के लिए, और फिर मतलब डिजिट जब वहाँ रहेगी, ये ध्यान दीजिएगा। और अनिल का मतलब सुनने के लिए यहाँ प्रयोग किया गया, और बाई मतलब 2। इस प्रकार से आप 110 तक का देख सकते हैं, और 118 तक के तत्वों का इस प्रकार से नाम लिखा गया है। अब यहाँ 111 का हम देखते हैं। तो देखिए, अन 3 बार है, 3 बार अन का प्रयोग किया गया है, तो तीनों बार में UU लिखा गया है। फिर यहाँ 112 है तो यहाँ बाई का प्रयोग किया गया, UNB, UUB। यहाँ 3 है तो ट्राई का, टी का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार से सब में प्रयोग किया गया। 118 तक के तत्वों को इस प्रकार से किया गया। इसको आप लोग समझिएगा, और जो एक्सरसाइज में अगर पूछा है इसका आईपीसी नाम, तो आप इस लोग लिखने का प्रयास करिएगा। अब हम यहाँ आगे देखते हैं तत्वों का आवर्ती गुण, एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो देखिए, किसी भी आवर्त में जब कोई भी तत्व को हम देखते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर उसके कुछ गुणों में क्रमिक परिवर्तन हो रहा है, तो उसे हम किसी तत्व का ही आवर्ती गुण कहते हैं। तो यहाँ देखिए, किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर तथा किसी वर्ग में, जब मतलब हम आवर्त में जाते हैं तो बाएं से दाएं जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, और वर्ग में जाएंगे तो अप टू डाउन या डाउन टू अप, तो वृद्धि होती है। क्या होती है, प्रमाण क्रमांक में क्रमशः वृद्धि होती है, अर्थात उनके गुणों में क्या होता है, क्रमिक परिवर्तन होता है। इसे ही आवर्तीता कहते हैं या पीरियडिसिटी कहते हैं। आवर्तीता के आधार पर तत्वों के अभिलाषी गुणों को ही हम आवर्ती गुण कहते हैं। जैसे परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन घनत्व, विद्युत ऋणात्मकता आदि। अब हम यहाँ देखते हैं परमाणु त्रिज्या। परमाणु के नाभिक के केंद्र तथा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। मतलब जो परमाणु का नाभिक होगा केंद्र से और इलेक्ट्रॉन के बाह्यतम कोश के बीच जो दूरी होगी उसे हम परमाणु त्रिज्या कहेंगे। और परमाणु त्रिज्या का मापन हम एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करते हैं। यहाँ जो रिप्रेजेंट किया गया इसको एंगस्ट्रॉम कहते हैं, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये चीज़ आप लोग जानिएगा। और फिर यहाँ देखिए, आधुनिक अवधारणा के अनुसार इलेक्ट्रॉन कभी नाभिक के समीप तथा कभी नाभिक से दूर होता है। ऐसी स्थिति में परमाणु त्रिज्या को उपरोक्त परिभाषा एक काल्पनिक परिभाषा होगी। मतलब
कभी आप देखते हैं कभी इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होता, कभी नाभिक के दूर होगा। तो इस प्रकार से जो परिभाषा नीचे दी गई वो काल्पनिक मानी जाएगी। तो इसलिए यक्स जो परिभाषा इनकी थी, यक्स किरण विवर्तन, इलेक्ट्रॉन विवर्तन स्पेक्ट्रोस्कोपी के आधार पर परमाणु त्रिज्या को हम निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए सहसंयोजित त्रिज्या, सबसे पहले त्रिज्या क्या है? सहसंयोजित त्रिज्या, इसको हम कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। तो देखिए समान परमाणुओं से बने यौगिक, मतलब समान परमाणु मतलब एक ही परमाणु से बने यौगिक के अणु में एकल सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा सहसंयोजित त्रिज्या कहलाती है। अब यहाँ देखिए सहसंयोजित त्रिज्या का फार्मूला क्या है? एकल सहसंयोजी बंध द्वारा बने दो समान परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी बटे 2। अब हम यहाँ एग्जाम्पल क्लोरीन अणु लिए हैं। यहाँ पे क्लोरीन एटम और ये क्लोरीन एटम है। ये क्लोरीन परमाणु है, ये भी क्लोरीन परमाणु, और दोनों बीच नाभिकों के बीच की दूरी देखा गया है तो 1.98 एंगस्ट्रॉम है। और अगर इनके केंद्र से और एक की देखा जाए तो उनकी दूरी क्या होगी? 0.99 एंगस्ट्रॉम, मतलब कि जो कोवेलेंट रेडियस होगा। तो यहाँ देखिए निकाला गया है क्लोरीन अणु में, मतलब ये दोनों को मिला के क्लोरीन अणु है, एक सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े हैं। किसके द्वारा जुड़े हैं? एक सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े हैं। जुड़े दोनों परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी कितनी है? 1.98 एंगस्ट्रॉम। इसीलिए क्लोरीन परमाणु की सहसंयोजित त्रिज्या 1.98/2 तो 0.99 एंगस्ट्रॉम आएगी। इस प्रकार से हम क्लोरीन परमाणु की सहसंयोजित त्रिज्या 0.99 एंगस्ट्रॉम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं यदि दो भिन्न भिन्न परमाणुओं के मध्य, मतलब अगर दो भिन्न भिन्न परमाणु हैं उनके मध्य अगर एकल सहसंयोजी बंध बना तो उनकी सहसंयोजी त्रिज्या निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। पहला देखिए माना परमाणु ए और बी हो, मतलब दोनों डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो उनकी त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे? RA + RB। यहाँ देखिए एकल सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े परमाणु ए और बी के नाभिकों के बीच की दूरी ऐसे डिफाइन करेंगे। और ये परमाणु ए की सहसंयोजी त्रिज्या होगी बी, मतलब दोनों को ऐड कर लेंगे तो उनके बीच की दूरी आ जाएगी और इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। तो अधिकतर आधात्विक परमाणुओं के लिए सहसंयोजी त्रिज्या, अधिकतर आधात्विक परमाणु के लिए सहसंयोजी त्रिज्या क्या होती है? दी हुई होती है। तो उसे हमें निकालने की जरूरत होगी ना, ये दिया रहेगा। तो यहाँ देखिए वैन डर वाल्स त्रिज्या। अब ये वैन डर वाल्स त्रिज्या देखिए कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसमें दिया गया है एक ही तत्व के पास स्थित, मतलब एक ही तत्व के पास स्थित अणुओं के समीपस्थ, मतलब यहाँ अणुओं को लिया गया है ना कि परमाणु को लिया गया है। अणुओं के समीपस्थ दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा वैन डर वाल्स त्रिज्या कहलाता है या वैन डर वाल्स त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ एग्जाम्पल में भी हमने पुनः Cl2 अणु में ले लिया है। तो यहाँ देखिए एक क्लोरीन हमने परमाणु बनाया है और यहाँ पे एक क्लोरीन परमाणु बनाया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ दिखाया गया कि जो क्लोरीन अणु है उसके परमाणु के नाभिक के बीच और इस क्लोरीन परमाणु अणु के भी नाभिकों के बीच की दूरी कितनी है? 3.6 एंगस्ट्रॉम है। और फिर हमने यहाँ जो ये निकाला हुआ है ये केवल एक क्लोरीन जो दोनों परमाणु जहाँ स्थित है इसके समीपस्थ केवल निकाला है, तो इसको वैन डर वाल्स त्रिज्या कहते हैं। तो इसको देखिए हमने आप फॉर्मूले से निकाला हुआ है कि क्लोरीन के दो अणुओं के पास स्थित दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच दूरी 3.6 एंगस्ट्रॉम है। इसको कैसे फाइंड किया गया? देखिए क्लोरीन परमाणु की वैन डर वाल्स त्रिज्या इसकी आधी करेंगे 3.6/2 1.8 एंगस्ट्रॉम। वैन डर वाल्स त्रिज्या अधिकतर आधात्विक परमाणुओं के लिए दिया जाता है। वैन डर वाल्स त्रिज्या सहसंयोजी त्रिज्या से क्या होती है? बड़ी होती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ देखते हैं धात्विक त्रिज्या या क्रिस्टल त्रिज्या की। धात्विक त्रिज्या किसे कहते हैं और क्रिस्टल त्रिज्या किसे कहते हैं? तो देखिए धातु के जो क्रिस्टल जालक होते हैं में जो पास स्थित दो अणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी होती है, दूरी का जो आधा होता है वो क्रिस्टल त्रिज्या या धात्विक त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है सोडियम के क्रिस्टल जालक में पास स्थित दो सोडियम परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी 3.72 एंगस्ट्रॉम होता है। तो सोडियम परमाणु की क्रिस्टल त्रिज्या क्या होगी? इसकी आधी होगी और इस प्रकार से 1.686 एंगस्ट्रॉम होता है। तो यहाँ देखिए आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ एक सोडियम एटम है और यहाँ एक सोडियम एटम है। दोनों इस प्रकार से स्थित रहते हैं, इतनी इनके बीच में गैपिंग होती है क्रिस्टल जालक में। यहाँ हमने दो ही सोडियम परमाणु को दिखाया गया। इस प्रकार से बहुत सारे मतलब सोडियम परमाणु जो इस तरह से दूरी स्थिर रहते हैं और इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है?
3.72 एंगस्ट्रॉम और इनकी आवेश की आधी दूरी कर देंगे तो ये क्रिस्टल त्रिज्या या धातु त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से फिगर ये इस पर बड़ा सीधे बनाते हैं, इसलिए इसको हमने पुनः कागज़ पे बनाया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। फिर यहाँ नीचे देखिए, यहाँ नोट हमने करके लिखा है, क्रिस्टल त्रिज्या धातुओं के लिए दी जाती है, मतलब क्रिस्टल त्रिज्या जो होती है वो धातुओं के लिए दी रहती है। अब यहाँ हम देखते हैं आयनिक त्रिज्या। तो देखिए आयनिक त्रिज्या किसे कहते हैं। तो आयनिक त्रिज्या धनायन या ऋणायन के नाभिक के केंद्र से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी उस धनायन या ऋणायन की आयनिक त्रिज्या कहलाती है। आयनिक यौगिकों में धनायनों या ऋणायनों की त्रिज्या निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात कर ली जाती है। तो यहाँ देखिए D बराबर Da-C बराबर Ra+Rc। तो यहाँ Da-C मतलब देख समझिएगा, ए मतलब एनायन, सी मतलब केटायन है। तो धनायनों और ऋणायनों के नाभिकों के बीच की दूरी, और ए जो है यहाँ पे ऋणायन की त्रिज्या है और Rc जो है वो केटायन की त्रिज्या है, मतलब धनायन की त्रिज्या है। तो अब यहाँ देखते हैं धनायन की त्रिज्या को कैसे फाइंड किया जाता है। तो देखिए धनायन की त्रिज्या सदैव क्या होती है, अपने परमाणु की त्रिज्या से छोटी होती है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जब किसी धनायन से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके आकार में कमी होती है, इसीलिए उसकी त्रिज्या भी छोटी होगी। यहाँ पे देखिए ये हमने व्याख्या किया हुआ है कि धनायन की त्रिज्या अपने परमाणु की त्रिज्या से छोटी होती है। इसकी व्याख्या हम निम्न बिंदुओं के आधार पर करते हैं। धनायन बनने में अधिकतर बाह्यतम कोश क्या होता है, समाप्त हो जाता है, मतलब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। यहाँ जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, सोडियम से सोडियम आयन, मतलब सोडियम पे +1 चार्ज बनने में इसका बाह्यतम तीसरा कोश समाप्त हो जाता है, जिससे सोडियम की त्रिज्या सोडियम की परमाणु त्रिज्या से छोटी हो जाती है। अब यहाँ हम और एग्जाम्पल देखते हैं और पॉइंट देखते हैं। धनायन बनने में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये सभी को पता है, जिससे प्रभावी नाभिक की आवेश में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है उसके, जिससे नाभिक के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करता, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता और धनायन की त्रिज्या इस प्रकार से छोटी हो जाती है। अब यहाँ देखिए सम इलेक्ट्रॉनिक धनायन, मतलब जिसमें अगर सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, उसे हम सम इलेक्ट्रॉनिक धनायन कहते हैं। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि परमाणु क्रमांक भी समान हो। तो यहाँ देखिए सम इलेक्ट्रॉनिक धनायनों में जिस धनायन के पास प्रोटॉनों की संख्या अधिक होती है उसकी त्रिज्या छोटी होती है, मतलब जब देखा जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या जिसमें अधिक होगी उसकी त्रिज्या छोटी होगी। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल के रूप में सोडियम पे +1 चार्ज, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज, एल्युमिनियम पे +3 चार्ज, सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 10-10। सोडियम पे भी 10, मैग्नीशियम पे भी 10 और एल्युमिनियम पे +10, क्योंकि सभी चार्जेज है तो ये घट गया है सब। इसके बाद प्रोटॉनों की संख्या लेकिन देखिए सोडियम में 11 होता है, मैग्नीशियम में 12 होता है, एल्युमिनियम में 13 होता है, उससे इस पर चार्जेस से कोई लेना देना नहीं है, बस इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती बढ़ती है चार्जेस से। यहाँ देखिए एल्युमिनियम में प्रोटॉनों की संख्या सबसे अधिक है, इस कारण से एल्युमिनियम की यानी त्रिज्या सबसे छोटी होगी। यहाँ पर वही चीज़ बताया गया, जिस धनायन की प्रोटॉनों की संख्या सबसे अधिक होगी इसकी त्रिज्या छोटी होगी। आता है आयनिक त्रिज्या का घटता हुआ क्रम, सबसे अधिक सोडियम का होगा, फिर मैग्नीशियम का होगा और फिर एल्युमिनियम का होगा। इस प्रकार से सबसे ज़्यादा किसका होगा, सोडियम आयन का होगा, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक सबसे कम है। आप दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं। इस प्रकार से देखते हैं, एक ही तत्व के धनायन में जिस धनावेशों की संख्या अधिक होती है उसकी यानी त्रिज्या छोटी होती है। जैसे फेरस, Fe पे +2 चार्ज और Fe पे +3 चार्ज फेरिक आयन में, Fe के धनायनों में Fe पे +3 चार्ज पर धनावेशों की संख्या अधिक है, मतलब जिस पे आवेश की संख्या अधिक होगी इस कारण से फेरिक आयन की त्रिज्या फेरस आयन से छोटी होगी। तो जब छोटी होगी तो इसलिए Fe पे +2 चार्ज, इसकी त्रिज्या ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी क्योंकि इस पर चार्ज अधिक है। इस प्रकार से 10 पे हम देखेंगे +2 चार्ज, इसकी यानी त्रिज्या ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी क्योंकि इस पर +4 चार्ज है। फिर हम यहाँ देखते हैं ऋणायन की त्रिज्या। तो देखिए इसी प्रकार से ऋणायन की त्रिज्या जो होती है अपने परमाणु में की त्रिज्या से सदैव बड़ी होती है, क्योंकि ऋणायन बनने में हमें एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ता है या वह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इस कारण से ऋणायन की त्रिज्या क्या होगी, बड़ी होगी सदैव अपने परमाणु की त्रिज्या से। तो यहाँ देखिए व्याख्या यहाँ दिया गया है कुछ पॉइंट में कि ऋणायन बनने में वही एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है जिसके कारण से इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, जो हमने आपको बताया। प्रभावी नाभिक की आवेश में कमी हो जाती है, इस कारण से ऋणायन की त्रिज्या अपने परमाणु की त्रिज्या से बड़ी होती है। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ बताया गया है सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे भी वही होगा, बस इतना है चार्ज का अंतर होगा, इसमें प्लस था इसमें माइनस होगा। तो इसमें बताया गया जिस ऋणायन में प्रोटॉनों की संख्या सबसे कम होगी, मतलब धनायन में बताया गया था सबसे ज़्यादा जिसमें होगी और इसमें सबसे जिसमें कम होगी उसकी यानी त्रिज्या सबसे अधिक होगी।
बस ये चीज़ ध्यान देंगे यहाँ पे। यहाँ देखिए हमने फ्लोराइड लिया है, ऑक्साइड लिया और नाइट्राइड किसको कह लीजिए, N पे-3 चार्ज है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। तो यहाँ देखिए नाइट्राइड आयन में प्रोटॉनों की संख्या सबसे कम है, इसीलिए इसकी यानी त्रिज्या सबसे कम, क्योंकि इस पर चार्जेस ज़्यादा हैं तो प्रोटॉनों की संख्या 7 होगी और इस पर 8 और इस पर 9। फिर यहाँ देखते हैं इस प्रकार से इनकी यानी त्रिज्या देखिए हमने घटते हुए क्रम में बढ़ते हुए क्रम में दिया है। तो यहाँ पर नाइट्राइड का सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्साइड का, फिर फ्लोराइड। अब हम यहाँ देखते हैं परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। सबसे पहला इसमें कोषों की संख्या, मतलब जो कोष होते हैं उससे भी परमाणु त्रिज्या प्रभावित होती है। कहने का अर्थ है जब कोषों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, और क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ने पर नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ती जाती है। अब यहाँ देखते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो यहाँ देखिए प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ने पर भी बाह्यतम कोष के बीच आकर्षण बल का मान बढ़ जाता है, जिससे परमाणु त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। मतलब कोषों की संख्या बढ़ने पर बढ़ेगी और प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने पर घटेगी। और परिरक्षण प्रभाव यहाँ देखते हैं तो परमाणु के बाह्यतम कोष से पिछले वाले कोष के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बाह्यतम कोष के प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, मतलब उनको एक तरह से रिपेल मतलब न करके वो दूर करते हैं, जिसके कारण से प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान घट जाता है और परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। अब यहाँ देखिए परमाणु त्रिज्या की आवर्तिता, मतलब आवर्त में जाने पर क्या होता है, वर्ग में जाने पर। तो किसी आवर्त में बाएं से जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, क्योंकि उनके केवल प्रभावी उनके मतलब परमाणु क्रमांक में तो वृद्धि होती है, लेकिन उनके कोषों में वृद्धि नहीं होती है, इस कारण से ऐसा होता है। देखिए आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कोषों की संख्या क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है, और जबकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता जाता है, जिसके कारण से किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। अब यहाँ वर्ग में हम देखते हैं तो वर्ग में देखिए किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। कारण क्या है, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों के प्रभावी नाभिकीय आवेश में आवरणीय प्रभाव के कारण अपेक्षित वृद्धि नहीं होती, जिसके कारण से तत्वों की परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती जाती है। मतलब वर्ग में क्या होगा, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी क्योंकि उनके प्रभावी नाभिकीय आवेश में कोई वृद्धि नहीं होती है और उनके परमाणु क्रमांक, उनके कोष की संख्या बढ़ती जाती है। इस प्रकार से उनकी परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। और इसके बाद हम लोग इसको अगला टॉपिक पढ़ेंगे आयनन विभव या आयनन ऊर्जा, इसी को हम आयनन एंथैल्पी भी कहते हैं। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।